हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की जो फर्स्ट पेपर चल रहा था हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पहले जो फर्स्ट यूनिट थी हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें डीएनए आरएनए एंड जो डीएनए रेप्लिकेशन था वो पढ़ा था हमने। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सेकंड यूनिट का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम, और म्यूटेशन जिसकी वजह से होते हैं, म्यूटाजेंस, उत्परिवर्तन जन, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो किसी जीव में अचानक हुए वंशागत परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। कोई भी वंशागत परिवर्तन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उन परिवर्तनों में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, उन जो लक्षण होते हैं उनमें अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो किसी जीव में अचानक उत्पन्न हुए वंशागत परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन हो सकती है। एक डेफिनेशन कि डीएनए के अनुक्रम, जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन, जो डीएनए पे पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्षारक एक सीक्वेंस में जमा होते हैं, तो उन अनुक्रम में परिवर्तन आ जाता है तथा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप एंड लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप व फिनोटाइप बदल जाता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन, किसी जीव में अचानक उत्पन्न हुए वंशागत परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। जीव में कोई लक्षण है जो वंशागत, एक जो कहीं अपनी पीढ़ी से प्राप्त होते हैं, अपने पैतृक लक्षण होते हैं, उनमें सडनली कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। या फिर किसी डीएनए के जो अनुक्रम है, जो नाइट्रोजन क्षारकों के जो सीक्वेंस है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जिससे होता है उनको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जिसमें होता है उन्हें परिवर्तक या म्यूटेंट कहते हैं। जिसमें भी, चाहे कोई सा भी प्राणी है या कुछ पादप है, कुछ भी है जिसमें उत्परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? परिवर्तक या म्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो म्यूटेंट शब्द दिया था वो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। म्यूटेशन अगर होता है तो उसमें जीव की जो आकृति होती है, बनावट होती है, स्वरूप, आकार सब बदल जाता है। ये परिवर्तन जीन या डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन से आता है। म्यूटेशन के फलस्वरूप जीव की आकृति में भी चेंजेस आ सकते हैं, उसकी बनावट में, उसका स्वरूप, आकार बदल जाता है। ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है? डीएनए या यह परिवर्तन जीन या डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं में परिवर्तन से होता है।
ठीक है। जिसमें परिवर्तन होता है उसको तो म्यूटेंट कहते हैं, परिवर्तक कहते हैं। और ये जो म्यूटेशन होता है तो जीव की आकृति, स्वरूप, आकार सब बदल जाता है। और ये परिवर्तन किसकी वजह से होता है? जीन या फिर डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें परिवर्तन से होता है। सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज म्यूटेशन शब्द सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था 19 में, जब वो एक प्लांट की स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था आइनोथेरा लेमार्कियाना, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इवनिंग प्राइम रोज। आइनोथेरा लेमार्कियाना में नामक प्लांट पर अध्ययन करते समय बताया। सर्वप्रथम इन्होंने एक प्लांट पर अध्ययन कर रहे थे, ये जैसे इवनिंग प्राइम रोज या आइनोथेरा लेमार्कियाना कहते हैं, उस पर प्रयोग करते हुए उस प्लांट का अध्ययन करते समय इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन शब्द दिया या म्यूटेशन के बारे में बताया था। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, ये जो म्यूटेशन है इसको डार्विन ने इसे स्पोर्ट्स कहा। डार्विन ने इसे क्या कहा? स्पोर्ट्स कहा। डार्विन ने फिर एक आए थे साइंटिस्ट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में सफ़ेद आँख वाली म्यूटेंट को खोजा, जिसके अंदर उत्परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? म्यूटेंट। तो ड्रोसोफिला जो ड्रोसोफिला होती हैं फल मक्खी, इसके अंदर इनमें क्या उत्परिवर्तन हुए? कुछ उत्परिवर्तन हुए जिसके अंदर उसकी आँख कैसी हो गई? सफ़ेद। तो सफ़ेद आँख वाली म्यूटेंट को खोजा था मॉर्गन ने। ठीक है। तो म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस जो किसी भी जीन में हो सकती है। अधिकतर म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है जो किसी भी जीन में हो सकती है। ठीक है। किसी भी जीन में उत्परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले ये म्यूटेशन शब्द तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, लेकिन सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले प्रयोग नहीं हुए थे, उससे पहले 1719 में जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन परिवर्तन को सेट राइट ने रिकॉर्ड किया था। सेट राइट ने रिकॉर्ड किया था। सेट राइट कोई वैज्ञानिक नहीं था,
ये किसान था, ये क्या करता, इन्होंने क्या किया था, भेड़ के जो काफिले में एक छोटी टांग वाली देखी। जब वो अपने भेड़ के काफिलों को पहाड़ी पर ले जा रहा था, कहीं ले जा रहा था, तो भेड़ के काफिलों में इन्होंने एक छोटी टांग वाली देखी, रिकॉर्ड किया था। उन्होंने भेड़ के काफिले में एक छोटी टांग वाली भेड़ को देखा, जिसे क्या नाम दिया, एनकॉन शिप। ठीक है। तो सबसे पहले बताने वाले कौन थे, सेट राइट। इन्होंने भेड़ के जो काफिला उसमें से देखा कि एक जो भेड़ थी, जो उसकी टांग क्या थी, छोटी थी, जो ये आनुवांशिक जो लक्षण है उसमें परिवर्तन था, तो इन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था और उस भेड़ को क्या नाम दिया था, एनकॉन शिप। अधिकतर जो म्यूटेशन होते हैं, अधिकतर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, अधिकतर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, परंतु कुछ 0.1% लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। अधिकतर जो म्यूटेशन होते हैं वो कौन से होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और कुछ 0.1% लाभदायक होते हैं। ये लाभदायक जो होते हैं जिनका उपयोग किस में किया जाता है, जिनका उपयोग फसल सुधार में किया जाता है। ठीक है। जीन कारकों द्वारा म्यूटेशन होता है, उन्हें म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। जिसमें होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट, और जिसकी वजह से होता है उसे म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से म्यूटाजेंस होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि विकिरणें, कई रेडिशंस होती हैं जो क्या करती हैं, उत्परिवर्तन पैदा करती हैं। कहीं केमिकल्स होते हैं, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, हम म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है। अब हम म्यूटाजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं। म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तन जन। ठीक है। तो मेनली 2 टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं। एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं रासायनिक। ठीक है। भौतिक जो म्यूटाजेंस होते हैं वो होते हैं आयनकारी और एक अआयनकारी। ठीक है। अब आयनकारी में भी 2 टाइप के होते हैं, कणीय और अकणीय। ठीक है।
कणीय में कौन कौन से होते हैं? अल्फा रेज और बीटा रेज। और अकणीय में होती हैं एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, तो ये भौतिक में आयनकारी, कणीय, अकणीय, और कणीय में भी दो तरह की हो गई, एक तो अल्फा रेज और बीटा रेज, और जो अकणीय हैं वो एक्स रेज एंड गामा रेज। जो अआयनकारी होती हैं, अआयनकारी होगी यूवी रेज, पायरीमिडीन, यूवी रेज एंड पायरीमिडीन डाइमर्स, ये अआयनकारी होती हैं। ठीक है, अगली हम देखेंगे जो रासायनिक होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो रासायनिक 4 प्रकार की होती हैं। एक होगा क्षार अनुरूप, दूसरी है एल्काइलेटिंग कारक, एक है तीसरी इक्रिडीन अभिकर्मक, और चौथी है विएमिनीकरण कारक। ठीक है, तो हम इसमें से जो रासायनिक हैं उनको पढ़ेंगे। भौतिक में आयनकारी और अआयनकारी, उसमें भी कणीय और अकणीय। कणीय में अल्फा, बीटा, और अकणीय में एक्स एंड गामा रेज, और अआयनकारी में यूवी रेज और पिरिमिडीन डाइमर। हम पहले रासायनिक जो म्यूटाजेंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक उत्परिवर्तन जन। ठीक है, इस उत्परिवर्तन जन में पहले हमने देखा था क्षार अनुरूप। तो पहला है क्षार अनुरूप। क्षार अनुरूप कौन से होते हैं? 5 ब्रोमा, जिसे बोलते हैं 5BU, 5 ब्रोमो यूरेसिल। ठीक है, 5 ब्रोमो यूरेसिल। और दूसरा है 2AP, 2 एमिनो प्यूरिन। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे अब एल्काइलेटिंग कारक। तो एल्काइलेटिंग कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे हम। एक है मस्टर्ड गैस, एक है इथाइल EMS, इथाइल मिथाइल सल्फेट, इथाइल मिथाइल सल्फेट। ठीक है, एक है MMS, मिथाइल मेथेन
सल्फेट, ठीक है। फिर है MES, मिथाइल एथेन, मिथाइल इथेन सल्फेट। एक है EES, एथिल इथेन सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्षार अनुरूप। अब हम ये हो गए एल्काइलेटिंग कारक हैं, ये एल्काइलेटिंग कारक हो गए। इससे पहले हमने देखे थे क्षार अनुरूप। तो क्षार अनुरूप ये 5Bu और 2AP, 5 ब्रोमो यूरेसिल एंड 2AP 2 एमिनो प्यूरिन, ठीक है। एल्काइलेटिंग कारक उसमें से मस्टर्ड गैस, इथाइल मिथाइल सल्फेट, मिथाइल मेथेन सल्फेट, मिथाइल एथेन सल्फेट और एथिल एथेन सल्फेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विएमिनीकरण कारक। विएमिनीकरण कारक, विएमिनीकरण कारक। जो विएमिनीकरण कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डीएमिनेटिंग एजेंट, डीएमिनेटिंग एजेंट, ठीक है। एक है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। एक है सोडियम, सोडियम एजाइड, एक है नाइट्रोजन नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये हो गए विएमिनीकरण कारक। हमने 4 देखे थे, क्षार अनुरूप, एल्काइलेटिंग कारक और विएमिनीकरण कारक। अब आएगा एक्रिडीन अभिकर्मक। तो चौथा है एक्रिडीन अभिकर्मक। एक्रिडीन अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन ऑरेंज, एक्रिडीन ऑरेंज, एक्रिडीन ऑरेंज, इथिडियम, एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये कौन कौन से कारक हो गए? ये रासायनिक उत्परिवर्तन जन जो 4 प्रकार के होते हैं, क्षार अनुरूप 5Bu और एक 2AP 5 ब्रोमो यूरेसिल 2 एमिनो प्यूरिन, एल्काइलेटिंग में मस्टर्ड गैस, इथाइल मिथाइल सल्फेट, मिथाइल मेथेन सल्फेट, मिथाइल एथेन सल्फेट और एथिल एथेन सल्फेट। विएमिनीकरण कारक में हो गए जो डीएमिनेटिंग एजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, सोडियम एजाइड और नाइट्रस एसिड। और जो ये एक्रिडीन अभिकर्मक हैं वो है एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन और एक्रिडीन ऑरेंज एंड इथिडियम
ब्रोमाइड। ठीक है, जो एल्काइलेटिंग कारक होते हैं क्षार अनुरूप, जो क्षार अनुरूप होते हैं ये डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनके समान होते हैं। ये जो क्षार अनुरूप हैं ये है, अगर ये उत्परिवर्तन के समान कार्य करेंगे, अगर ये उत्परिवर्तन जन के रूप में कार्य करेंगे तो पहला है क्षार अनुरूप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसके समान होते हैं और डीएनए की प्रतिकृति के दौरान उनमें समावित हो जाते हैं। जैसे कि कोई ये यहाँ एक एमीन, ये यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन क्षारक यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा थाइमिन से, ग्वानिन, साइटोसिन से। तो इसमें क्या हो जाता है, जो नाइट्रोजन जो ये क्षार अनुरूप हैं ये रिप्लेस्ड हो जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं क्षार अनुरूप से। यहाँ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसमें कोई सा भी जो, जैसे कि यहाँ इसमें हमने BRU और 2AP, ये क्या है, क्षार अनुरूप हैं रेप्लिकेशन के साथ। जब हम रेप्लिकेशन करवाते हैं तो रेप्लिकेशन के साथ हम इनको ऐड कर देते हैं, जो क्या है, क्षार अनुरूप हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से कुछ नाइट्रोजन क्षारक क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्षारक किसके समान होते हैं, ये जो क्षार अनुरूप होते हैं ये नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं डीएनए में पाए जाने वाले उनके समान होते हैं, तो ये उसकी जगह रिप्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि इसके साथ जुड़ गया 5BRU, इससे जुड़ गया 2AP। तो इन नाइट्रोजन क्षारक के जुड़ने से इसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो ये उत्परिवर्तन जन है। ठीक है, दूसरा एल्काइलेटिंग कारक, ये फर्स्ट था कि कैसे काम करेगा अगर क्षार अनुरूप एक उत्परिवर्तन जन के रूप में या एक म्यूटेजन के रूप में अगर हम उसको लेते हैं तो ये कैसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये जो क्षार अनुरूप होते हैं ये दोनों, ये क्षार अनुरूप किसके समान होते हैं, नाइट्रोजन क्षारों के समान। जो डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इनके समान होते हैं, इसीलिए अगर रेप्लिकेशन में अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ये नाइट्रोजन क्षारकों को रिप्लेस करते हैं और उनके स्थान पर वहाँ आ जाते हैं और उत्परिवर्तन को या म्यूटेशन को पैदा करते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे एल्काइलेटिंग कारक। जो एल्काइलेटिंग कारक होते हैं इनमें कुछ एल्काइंस ग्रुप होते हैं, जैसे कि एल्काइन ग्रुप CH3, C2H5, ये डीएनए, ये समूह क्या होते हैं, डीएनए के जो नाइट्रोजन क्षारकों तथा फॉस्फेट वर्गों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो भी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और इन पदार्थों को एल्काइलेटिंग कारक कहते हैं तथा इस विधि को एल्काइलेशन कहते हैं। ये जो एल्काइलेशन कारक हैं उनमें ट्रांजिशन या संकरण करते हैं। क्या करते हैं, एक तो संकरण और प्रतिक्रमण। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन।
ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? एल्काइलेटिंग कारक के। ये एल्काइलेटिंग कारक हैं, ये ट्रांजिशन भी करते हैं, ट्रांजिशन के द्वारा भी क्या करते हैं? इन ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांसवर्जन के द्वारा। तो ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन में जब प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन से, प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन से एंड या फिर पिरिमिडीन का दूसरे पिरिमिडीन से ट्रांजिशन होता है, प्रतिस्थापन या ट्रांजिशन होता है। जब एक प्यूरिन है, जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे G है, C है, A है, T है, और यहाँ पाया जाने वाला G के साथ C, C के साथ G, और ये T और T ये है। तो इसमें प्यूरिन किसकी जगह रिप्लेस हो जाता है? प्यूरिन की जगह। यहाँ एक प्यूरिन है, कौन सा? C, और ये यहाँ पाया जाने वाला जो प्यूरिन है वो प्यूरिन के द्वारा ही, और जो पिरिमिडिन है वो पिरिमिडिन के द्वारा ही अगर रिप्लेस्ड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ग्वानिन एडिन द्वारा या एडिनिन ग्वानिन द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है, या साइटोसिन थाइमिन के द्वारा, थाइमिन साइटोसिन के द्वारा। एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से और एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन से रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन या संकरण, एल्काइलेटिंग कारक में। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है? एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से और एक पिरिमिडिन दूसरे प्यूरिन से, प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से दूसरे पिरिमिडिन से और एक पिरिमिडिन दूसरे प्यूरिन से। जैसे कि G क्या है? प्यूरिन है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? G प्यूरिन है तो इसके साथ में ये किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा? प्यूरिन पिरिमिडिन से, इसके द्वारा। ठीक है, या फिर T के द्वारा। ये दोनों क्या है? पिरिमिडिन, और ये क्या है? प्यूरिन। तो प्यूरिन पिरिमिडिन के द्वारा, कोई सा भी पिरिमिडिन हो, A और A क्या है? प्यूरिन है, या तो इसके साथ C या इसके साथ T। ठीक है, इसी प्रकार से C और C इसके साथ या तो आ जाएगा A या आ जाएगा G। उसी टाइप से T और T, ये पिरिमिडिन है, इसके साथ कोई सा भी प्यूरिन आ जाएगा। तो इस टाइप से प्यूरिन से, जब प्यूरिन किससे रिप्लेस्ड हो जाता है? प्यूरिन रिप्लेस्ड हो जाता है पिरिमिडिन से, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन या प्रतिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब हम विएमिनीकरण में देखें तो इस कारक में क्या होता है? तीसरा हम देखेंगे विएमिनीकरण, कि विएमिनीकरण की प्रोसेस क्या है। विएमिनीकरण विएमिनीकरण में क्या होता है? ये कारक डीएनए में रेप्लिकेट व नॉन रेप्लिकेट स्ट्रैंड होते हैं पर क्रिया करते हैं। डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेटेड है या नहीं है उस पर क्रिया करता है। ये नाइट्रोजन क्षारकों का ऑक्सीडेशन करके उसके जो एमीन ग्रुप होता है उसको हटा देता है। विएमिनीकरण मतलब एमीन को हटाना, एमीन को रिप्लेस करना। तो जैसे एक साइड स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये क्या ग्रुप है? एमीन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन,
ये स्ट्रक्चर किसकी हमने पढ़ी थी? साइटोसिन की। इस साइटोसिन में से क्या रिप्लेस होता है? एमीन ग्रुप होता है, वो रिप्लेस्ड हो जाता है ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता है? एमीन के साथ, एमीन के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है, एमीन के स्थान पर यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, और कीटो समूह बनाता है, कीटो समूह। एमीन ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पर क्या आ जाता है? कीटो समूह को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? वी एमीन, ये बना यूरेसिल। ठीक है, इस तरह से एमीन को हटाना, एमीन को रिप्लेस करना क्या कहलाता है? वी एमीनीकरण कारक कहलाता है। अब हम चौथा पढ़ेंगे, एक्रिडीन डाइज या डाइमर। एक्रिडीन डाइज। ठीक है, एक्रिडीन डाइज, कुछ डाई जैसे कि एक्रिडीन, प्रोफ्लेविन या एक्रोफ्लेविन हमने पढ़ा था। कौन कौन सी डाई होती हैं? कुछ डाइज जैसे कौन कौन सी? एक्रिडीन, प्रोफ्लेविन, एक्रोफ्लेविन। ये जो डाई होती हैं, इनमें से दो प्यूरिन के मध्य समाविष्ट हो जाते हैं। जो दो प्यूरिन्स होते हैं उनके बीच में समाविष्ट हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है और डीएनए की प्रतिकृति के समय एक नाइट्रोजन क्षार का जो संकलन है या विलोपन हो जाता है। ठीक है, जो दो प्यूरिन्स होते हैं, दो प्यूरिन, ये प्यूरिन है, इन दोनों प्यूरिन के बीच में क्या आ जाती हैं? एक्रिडीन डाई। इनमें से कुछ भी इसके बीच में आ जाता है। जब एक्रिडीन डाई इनके बीच में आ जाती हैं तो इनकी बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है और डीएनए प्रतिकृति के समय जो एक नाइट्रोजन क्षार का जो संकलन होता है या विलोपन हो जाता है, इसमें से एक नाइट्रोजन क्षार क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। जब एक्रिडीन डाई इन दोनों के मध्य, दो प्यूरिन्स के मध्य ये समाविष्ट हो जाते हैं और इनके बीच में दूरी बढ़ने से जो एक नाइट्रोजन क्षार होता है, तो डीएनए की जब प्रतिकृति होती है, विलोपित कब होता है? डीएनए की जब प्रतिकृति होती है तो एक नाइट्रोजन क्षार क्या हो जाता है? विलोपित हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का कारण ही एक्रिडीन डाई है, क्योंकि उनके अंदर एक्रिडीन डाई आ जाती हैं तो एक नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है? विलोपित हो जाता है। तो ये आज हमारी क्लास कंप्लीट हुई। इसमें हमने पढ़ा जो एक तो जो म्यूटाजेंस होते हैं, कौन कौन से म्यूटाजेंस होते हैं, भौतिक एवं रसायन, उसके बारे में पढ़ा। और इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज हैं, इन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया। म्यूटेशन शब्द के बारे में वैज्ञानिक खोज तो ह्यूगो डी व्रीज ने की थी, लेकिन सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किसने